जय हो डेमोक्रेसी क्या है? जय हो डेमोक्रेसी फिल्म है और हमारी डेमोक्रेसी पे कटाक्ष है। इट्स पॉलिटिकल सटायर और उसके साथ साथ ये एक ह्यूमन मैसेज भी है। फिल्म के आखिर में पहुंचते पहुंचते फिल्म बहुत सीरियस हो जाती है। शुरू में लाफ्टर है और हमारी पार्लियामेंट में आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार इस तरह की आर्गुमेंट होती है जो बहुत इलॉजिकल है, जैसे कि एक दूसरे को सुना नहीं जाता, स्पीकर चिल्लाता रहता है कि स्पीक वन बाय वन, साइमल्टेनियसली 50 लोग बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। बहुत बार ऐसे हंगामे भी हुए हैं कि एक दूसरे पे कुर्सियां फेंकी हैं, माइक खींच के तोड़ के माइक फेंके हैं, आंखों में मिर्ची डाली है। बेंगलोर असेंबली में तो पुलिस बुलानी पड़ी थी। तो इस तरह की हरकतें भी हमारे होती हैं जो कि एक सिविलाइज लोगों के लिए शर्म की बात है। तो उस पे कटाक्ष है और हिंदुस्तान पाकिस्तान की बैकग्राउंड लेकर उसको एक बहुत ही संजीदा रंग दिया गया है और ये दिखाया गया है कि बड़ी से बड़ी जो समस्या है वो प्यार से और बड़े सिविलाइज ढंग से, बड़े ह्यूमन तरीके से सॉल्व की जा सकती है। आपके किरदार के बारे में थोड़ा कुछ बताइए। मेरा किरदार एक पॉलिटिशियन का है। पॉलिटिशियन जो ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, बहुत इंटेलेक्चुअल नहीं है और वो भी इस तरह की इलॉजिकल आर्गूमेंट्स का हिस्सा है। अंदर हमने पोस्टर देखा कि मतलब 2 पोस्टर थे एक ही पोस्टर में। ऊपर जो है आपका एक अलग चेहरा था, नीचे एक अलग चेहरा था। तो इसी तरह का कुछ चेहरा फिल्म में भी आपका दिखाई देगा कि आप क्या मानते हैं कि पॉलिटिकल जो है सामने अलग होते हैं और पीछे अलग होते हैं? नहीं, ये आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। और जो है काफ़ी अच्छे कैरेक्टर्स भी हैं फिल्म में, तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था? सबके साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। सबके साथ मैं काम कर चुका हूँ, चाहे सतीश कौशिक हो या अनु कपूर हो या सीमा विश्वास हो, इन सब के साथ मैं काम कर चुका हूँ। अगर मौका मिला तो किसी अगर पॉलिटिकल पार्टी को किसी को दिखाने का मौका मिले अगर फिल्म को, तो वो कौन होगा और क्यों? तो मुझे तो लगता है कि हर पॉलिटिशियन को ये फिल्म देखनी चाहिए। ये मेन स्ट्रीम फिल्म है, ये कोई आर्ट फिल्म नहीं है। ये दिस इज अ मेन स्ट्रीम फिल्म। इसमें उस ठीक है बड़े बड़े स्टार्स नहीं हैं, इसमें अक्षय कुमार नहीं है, सलमान खान नहीं है, आमिर खान नहीं है, लेकिन ये मेन स्ट्रीम फिल्म है। सलमान खान की एक फिल्म आई थी जय हो, तो उससे ये किस तरह से? नहीं, उससे कोई ताल्लुक नहीं है उसका। ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, मैं ऑडियंस से यही गुजारिश करूंगा कि बहुत अच्छी फिल्म है, आपको मज़ा आएगा, आपको हंसाएंगे भी और फिल्म के अंत में आपको सोचने पर भी मजबूर करेंगे और आपकी आंखों में आंसू भी लाएंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। जी, सबसे पहले तो जय हो डेमोक्रेसी किस तरह की फिल्म होने वाली है? क्या पॉलिटिकल सटायर फिल्म है, साथ साथ बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज दे देती है जो इंसानियत को लेके। अच्छा, यहाँ पर पोस्टर में हम देख रहे हैं कि आपका काफ़ी सीरियस लुक दिखाई दे रहा है, तो किस तरह का कैरेक्टर निभा रहे हैं? एक एक कैरेक्टर है, एक एक आपका ये मतलब देखने में सीरियस लगता है, लोग शायद हंसेंगे उस सीरियसनेस को लेके। बाकी ये फिल्म सीरियस टॉपिक है, सीरियस थॉट है, बट एग्जीबिशन में उसको फनी तरीके से दर्शाया गया। अच्छा, पॉलिटिकल सटायर है तो सलमान खान की एक फिल्म आई थी जय हो, तो उसमें भी इसी तरह के कुछ मुद्दों पर बात की गई थी, तो कुछ उसी तरह की फिल्म होगी, कुछ इंस्पिरेशन है फिल्म में ऐसा कुछ? उसी तरह की तो मैं पता नहीं, अपने आप में ये इंडिपेंडेंट फिल्म है और ये रंजीत कपूर सर वो मेरे टीचर रहे हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में, तो वो इस तरह के थॉट के हम शुरू से जब हम स्टूडेंट थे तब से देखते हैं कि काफ़ी थॉटफुल, वो साथ साथ फ़नी तरीके से भारी भरकम मैसेज भी बड़े प्यार से देते हैं। तो वो एक अंदाज़ है अपना, एक खुद का ही एक इंडिपेंडेंट अंदाज़ है। तो उसी तरीके से मैं ये तो नहीं कहूँगी ये हटके हैं, ये बहुत डे टू डे लाइफ में सब लोग जो हम हिंदुस्तान के जनता देख रहे
झेल रहे हैं, सुन रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, वो सारा कुछ स्थिति वहाँ यहाँ पे दिखाई देगा। अच्छा, किरदार के लिए किस तरह से रिसर्च किया आपने, क्योंकि फिल्म में जो है कॉमेडी भी है और लास्ट में जाके इमोशंस भी काफ़ी है, तो उसके लिए किस तरह की मेहनत की गई है, रिसर्च किया गया है? स्क्रिप्ट इटसेल्फ इतना मतलब रेडी टू परफॉर्म टाइप के हैं कि उन लोगों ने काफ़ी रिसर्च, काफ़ी डिटेलिंग में स्क्रीन प्ले पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी तैयारी से थे। बाकी ये है कि सारे मुझे छोड़ के सारे वेटरन एक्टर्स थे, तो एक बहुत ही मेरे लिए एक्साइटिंग एक्सपीरियंस रहा कि उनके साथ साथ परफॉर्म कर रही हूँ, उनके साथ साथ सीख रही हूँ, देख रही हूँ और एंजॉय भी कर रही हूँ परफॉर्म करते हुए। तो एज फार एज रिसर्च इज कंसर्न, ऐसा है कि सिचुएशन इटसेल्फ इज सो फनी कि आप कैरिड अवे चलते चलो। मतलब पॉलिटिशियन का जो सच है वो इस फिल्म के साथ सामने आएगा, ऐसा लगता है आपको? नो कमेंट। अच्छा, अगर भविष्य में मौका मिला अगर किसी पॉलिटिशियन को ये फिल्म दिखाने का, तो वो पॉलिटिशियन कौन होगा? नहीं, कुछ कमेंट नहीं करना है। पॉलिटिशियन मोस्टली सेम से होते हैं, हमको जो एज ए लेमैन हम महसूस करते हैं। तो आप लोग भी देखो और विचार करो। सब कुछ अगर मैं ही बोल दूँ तो मैं चाहती हूँ सिर्फ ये है कि काफ़ी थॉटफुल, काफ़ी फ़नी तरीके से, काफ़ी मजाक उड़ा के हालात को रियलिस्टिक ढंग से पोर्ट्रे किया गया, उसको महसूस करो, साथ साथ हंसो भी, साथ साथ सोचो भी। तो मैं तो चाहूँगी कि हमारे हिंदुस्तान के सारे जनता को देखना चाहिए, सबको इंक्लूडिंग पॉलिटिशियंस को भी देखना चाहिए। इस काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन भी तो है, मिरर है कहीं। हम अगर मिरर में नहीं देखें तो एहसास नहीं होता कि अरे शक्ल कैसे बदल गया, तो वो देखना ज़रूरी है। तो इसीलिए सबको देखना चाहिए ये फिल्म। थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक रुका हुआ फैसला से हमने सही मायने में साथ साथ काम करने की शुरुआत की थी। और एक छोटा सा आपको एनेक्डोट बताऊं कि जिस दिन मैंने कास्ट कर लिया, एक रुका हुआ फैसला, शायद आप लोगों ने देखी होगी फिल्म, तो उसमें भी इस तरह की कहानी थी कि 12 लोग जो हैं वो एक लड़की की किस्मत का फैसला करने के बैठे हैं कि वो गिल्टी है या नॉट गिल्टी है। तो उसमें 12 के 12 लोग थे, उसमें एक ये था, तो इनको मैंने कास्ट कर दिया सबसे बूढ़े रोल में कि 70-80 साल का 75 साल का बूढ़ा है। तो कास्टिंग जब कहते हैं, दूसरे दिन हम लोग सुबह रिहर्सल के लिए हम लोग सुबह 6 बजे मिलते थे दिल्ली में। उस दिनों पैसे भी नहीं होते थे, सब अपनी अपनी जेब से चाय पीते थे। सुबह दुकान पे हम लोग खड़े थे, मिले तो मैंने उनको गुड मॉर्निंग कहा, इन्होंने जवाब नहीं दिया। मुझे लगा ये अपसेट है, तो मैं इसको एक तरफ ले गया, मैंने कहा मुझसे नाराज़ हो? कहता हाँ। मैंने क्यों? इसके आँखों में आंसू हो गया, बेटा बूढ़े का रोल दे दिया, मैं सबसे यंग हूँ। ये बात हार्डली 21 या 22 साल का था उसको, और मैंने उसको 80 साल का बूढ़े का रोल दे दिया। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा देखो अन्नू, बाकी कैरेक्टर जो है वो सब लोग वो कर सकते, ये कैरेक्टर तुम्हारे अलावा कोई नहीं कर सकता, तो उसका विश्वास हो। और मैंने कहा आई मीन इट। फिर मैं दूसरे दिन से इन्वॉल्वमेंट शुरू हुआ, और फिर जो उसने रोल किया, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, इतने शोज देखे। ये जो सीन आता था जहाँ अन्नू एक बहुत लंबा वक्ता में देने के बाद थक सा जाता था और ऑलमोस्ट गिरने लगता था, के रैना जो था 8 नंबर, ये 9 नंबर, उसको संभालता था और पानी लाके पिलाता था, हवा करता था, गर्मी है। तो मैं जब भी वो शो देखता था, मैं ये भूल जाता है ये अन्नू, मुझे लगता था वो बूढ़ा आदमी, कोई इसकी हेल्प करे, वो अभी कोलैप्स ना हो जाए। तो ही इज ए वर्सटाइल एक्टर और इज ए डिलाइट, डायरेक्टर्स डिलाइट। तो मुझे बहुत गर्व है कि उससे मेरा भाई नहीं है, वो बहुत बड़ा एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है, जिसके साथ बार बार काम करना मुझे अच्छा लगता है। और वापस उठ के चले गए थे, इनके बारे में तो परिचय कराने की आवश्यकता ही नहीं है। यहाँ से लेकर हॉलीवुड तक जो है वो छाए रहते हैं पुरी साहब, और लेकिन बहुत ही डाउन टू अर्थ, बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही प्रोफेशनल हैं, पंक्चुअल हैं। और इनके साथ मेरे साथी ज़िंदगी के अंदर हम लोगों ने ऐसा वक्त गुजारा है, वो भी कि मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, इतनी ऐसी शेयर की है कि उसके लिए पूरी किताब लिखी जा सकती है। और इन्होंने मुझको 81 में मुझको बुलाया यहाँ प्ले करने के लिए, इन्होंने ग्रुप बनाया था, नसीर साहब ने इन्होंने मिल के मजमा मुझे प्ले करने के लिए बुलाया था 79। तो पहली बार इन दोनों ने उस प्ले में रोल किया था बिच्छू के अंदर। और उससे पहले तक पुलिस साहब ने कॉमेडी नहीं की थी,
पुरी साहब ने दिल्ली थिएटर के अंदर नेशनल ड्रामा में रहते हुए जो अपनी पहचान बनाई थी, चाहे वो तुगलक का कोई रोल हो, चाहे सुल्तान रजिया का हो, चाहे वो उद्वस्त धर्मशाला का हो, बहुत ही गंभीर, बहुत इंटेलेक्चुअल किस्म के परफॉर्मेंस से उन्होंने अपना स्थान बनाया था, अपनी पहचान बनाई। तो ये कॉमेडी जो थी, ये दोनों व्यक्ति ऐसी थी, रसीद साहब भी उन्होंने भी कॉमेडी लिखी थी, इन्होंने भी कॉमेडी लिखी थी, तो ये लोग संकोच इनमें बहुत होता था, एलिवेशन बहुत होते थे। तो मैंने तब भी इनसे कहा था, मैंने कहा कि एक बार मॉलियर को, एक एक्टर को हमेशा करना चाहिए, तो एक एक्टर मॉलियर कर लेगा तो वो बहुत ही, उसको जो फ्रीडम मिलती है, उसको जो लिबरेटेड हो जाता है एक्टर, वो बहुत आगे काम आएगा। फिर जाने भी दो यारों में भी लास्ट मोमेंट पे पुरी साहब की कास्टिंग मैंने करवाई, आहूजा जो हमेशा शराब पीते रहता है, यू नो व्हाट आई मीन, वो कैरेक्टर। तो उस वक्त कोई तैयार नहीं था, क्योंकि इनकी इमेज ऐसी थी कि सीरियस की कि यार कॉमेडी। तो मैंने उस दिन शो चल रहा था फिर पृथ्वी में, जाइए आप बिच्छू देख के आइए, सब लोग बिच्छू देखने के लिए गए, सब लोग मुतमईन हो गए। और जब फिल्म बनी, पूरी देखी मैंने, ट्रायल देखा फर्स्ट, आप विश्वास कीजिए सबसे अच्छा परफॉर्मेंस मुझे पुरी साहब का लगा था, एफर्टलेस। अब तो तब से हमारा एसोसिएशन शुरू हुआ, फिर हमने और थिएटर में काम किया, और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि इतने सीनियर एक्टर होते हुए इन्होंने मेरे डायरेक्शन में काम किया, मुझे वही सम्मान दिया जो एक किसी बड़े डायरेक्टर को ही देते होंगे। और एक हमारे मेरा एक जो बहुत ही सरप्राइज एक्टर वो है कमाल का, कि हमें चाहिए था इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो एक सोल्जर है मामूली सा, और वो आर्मी में असिस्टेंट कुक है बेचारा। और वो जो शुरुआत फर्स्ट शॉट आता है कि जागिया वो है, उसको नाड़ा लटक रहा है बेचारा, गलती से वो लैंड माइन के ऊपर बैठ गया रिलीव करने के लिए अपने आप को। तो उसको तो पूरी तो कहानी, पूरी शुरुआत जो होती है वो इसी के माध्यम से होती है, और क्लाइमैक्स में भी इसी पे इन दोनों पे होता है। कश्यप ये उधर के कुक है पाकिस्तान साइड के, और ये इंडियन साइड का असिस्टेंट कुक है। वो बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप इन दोनों की है जो आपके आंखों में आंसू ले आएगी। इसकी कास्टिंग भी ऐसे हुई, मैं नेशनल ड्रामा की रेपेटी कंपनी के साथ मैं प्ले कर रहा था, और ये कैजुअल 1 साल के लिए उससे काम किया था, तो मैंने इसको वहाँ डिस्कवर किया। फिर उसके बाद जब कास्टिंग करने लगे तो दिमाग में और भी बहुत सारे थे, सब कुछ थे, शाहिद कपूर तक था, लेकिन फिर ये सोचा कि नहीं, ये कैरेक्टर जितना अननोन फेस होगा, जितना सिंपल टर्न होगा, तो वो उतना ही अच्छा होगा। उसमें एक बहुत बड़ी शर्त ये भी थी कि मैं चाहता था कि हमारा जो ये कैरेक्टर है जिसका नाम राजू है, राजवीर सिंह चीमा, उसको पंजाबी भी आता है। तो इसकी फर्स्ट चॉइस मेरी थी पंकज कपूर, वो अवेलेबल नहीं थे, तो दूसरे एक और एक्टर जफर सेंचुरी, और तीसरा ये क्योंकि पंजाबी, और दूसरी बात ये नेशनल अपना चंडीगढ़ ड्रामा डिपार्टमेंट से ये MA किया है सर, ड्रामा डिपार्टमेंट। वो तो हमारा पर्सनल मैटर है, हम क्यों रिवील करें, तो हमारी घरेलू बात है। ठीक है सर। लेकिन इस बच्चे के बारे में जो रंजीत साहब ने बोला है वो बिल्कुल पूर्ण सत्य है। कल मैंने पूरी फिल्म देखी, और आखिर में एक ये जो गंजा बैठा है इधर, गंजा नहीं है वैसे, इसने बाल निकाले हुए हैं, और ये पीछे जो ठुल्ला खड़ा है, इन दोनों ने फिल्म के आखिर में हमारी आंखों में आंसू ला दिए। बाकी हम सब जो हैं वो हम तो जोकर हैं जी, हम हंसाने वाले हैं, और ये दोनों जो हैं आखिर में हमको रुलाते हैं। और ये जो पूरा खाना बना है ये इस सफ़ेद बालों वाले का है। ये जो है, ये जड़ इसकी जो लगाई है वो इन्होंने लगाई है, क्योंकि हर फिल्म की जड़ जो होती है वो होता है राइटर। अगर लोग कहें कि जी अरे यार ओमपुरी ने अरसत्य में कमाल कर दिया, अरे अरसत्य में कमाल कर दिया, लेकिन स्क्रिप्ट लिखी किसने? विजय तेंदुलकर ने, जिसने ओमपुरी को इतने अच्छे डायलॉग दिए, जिसने ओमपुरी को इतना बढ़िया स्ट्रक्चर दिया फिल्म का, और जिसने ये मौका दिया कि आप उन भावनाओं को उजागर कर सको। और ये बड़े छुपे हुए रुस्तम हैं। ये हिंदुस्तानी थिएटर में इनका नाम जो है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा
पिछले 50 साल से है, पता नहीं आप गिन लो, 59 से है, हाँ 59 से है। तो उनके नाटक देखने के लिए सिर्फ अपर मिडिल क्लास आती थी। लेकिन ये राजस्थान की एक छोटी सी जगह से आके इन्होंने जो नाटक अपने किए, और वैसे ही नाटक जो नेशनल स्कूल ड्रामा करता था, मतलब मीनिंगफुल, सामाजिक, वैसे ही नाटक करके ये सिर्फ लोअर मिडिल क्लास नहीं, वर्किंग क्लास को भी अपने थिएटर में ले आए, थिएटर देखने के लिए। तो ये इनका योगदान है। थोड़ी बहुत गुस्ताखियाँ करते हैं, उसका जिक्र मैं यहाँ नहीं करना चाहूँगा, वो हमारी आपस की बात है। लेकिन ये मैं बताऊँ, आपको पता है कि इन्होंने जाने गुजारो लिखी और भी काफ़ी सारी, राज संतोषी के साथ काफ़ी फिल्में इन्होंने लिखी हैं और डायलॉग लिखे हैं। इनका एक प्ले है चेखव की दुनिया, उसमें 3 कहानियाँ इन्होंने ड्रामेटाइज की। मैंने उसका प्रदर्शन जो है वो गया में देखा, और कसम से, ईमानदारी से कह रहा हूँ कि जैसे हम शेर सुनते हैं ना, फिर दोबारा जरा यार एक बार और फिर, अब वो तो कुछ सेकंड की बात होती है। और कसम से ये एक ऐसा प्ले था, मेरा मन किया मैं इसको कहूँ कि यार ये 2 घंटे के तीनों नाटक दोबारा कर। It was really that good. ये जो परिवार है, ये छोटा डमरू, ये बड़ा डमरू, ये छोटी डिमरी, ये बचपन में इतनी सी थी, रति अग्निहोत्री नहीं कहना आता था इसको, रति गगनोत्री बोलती थी ये, हाँ, आती अग्निहोत्री। हाँ जी, तो ये अब इस फिल्म की प्रोड्यूसर भी हैं और एक्टिंग भी करती हैं, और माया देवी को भी इन्होंने खूब निभाया, जिनको हंसना नहीं आता है जी। तो बहुत, और ये सरदार जी जो हैं, ये फिल्म में सरदार जी हैं, मेरे मित्र, गंभीर मित्र बेंजामिन गिलानी साहब, तो मैं सरदार, ये पगड़ियाँ भूला हैं घर पे। तो जी क्या करूँ? अनु जी कुछ अगर शेयर करना चाहें। उसके पहले शेर सुना था एक जी, इन्होंने मुझे शेर सुनाया था और बड़े सीरियसली बोलते हैं मुझे, एक शेर, मैंने कहा ये इरशाद, बोले क्या? हाँ, गजल कह के बनते ने मोती पिरो, गजल कह के आदिल ने मोती पिरोए बिखेरे, गजल कह के आदिल ने मोती बिखेरे, अरे रे 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 रे, अरे रे रे रे। तो मैं 2 मिनट चुप रहा। मैंने कहा रंजीत साहब जरा इसका पंजाबी तर्जुमा सुनिए। मैंने कहा गजल कह के बनते ने मोती प्योए, गजल कह के बनते ने मोती प्योए, ओए होए 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 ओए होए। अंग्रेजी में वो एक कहावत है ना, ऑल वेल दैट एंड्स वेल। पर्सनल जब क्रिएटिव लोग मिलते हैं तो उनमें मतभेद हो जाता है, और किसी भी प्रोजेक्ट की बेहतरी के लिए ये मतभेद बहुत ही लाभदायक होता है। सृजन की प्रक्रिया में मतभेद होना कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन उन मतभेदों को प्रेस के सामने लाना मैं अपना टाइम बर्बाद करना समझता हूँ। हम में मतभेद था
कि नहीं था, क्या एक्सपीरियंस हुआ कि क्या एक्सपीरियंस नहीं हुआ, अल्टीमेटली जनता या प्रेस वो देखेगी जो सामने इस फिल्म में जय हो डेमोक्रेसी में आएगा। हमारी जनता, हमारे दर्शक हमारा मूल्यांकन केवल हमारी स्कृति के आधार पर करेंगे, फिल्म के आधार पर करेंगे। हमने किस रोल को करते वक्त कितना हंसे और किस रोल को करते वक्त कितना रोए, इसको जनता से कोई मतलब नहीं रहता। अगर हमारे दो जो मुख्य किरदार हैं, जिनमें से एक इमैनुअल जी ने निभाया और दूसरा माननीय विजय कश्यप साहब ने भूमिका की, दो कुक्स की, अगर जैसा हम सोच रहे हैं, हम बयान कर रहे हैं कि आपकी आंखों में आंसू ला देंगे, अगर फिल्म देखते वक्त ऐसा हो गया तो प्रोड्यूसर का पैसा लगाना सफल हो जाएगा, डायरेक्टर का डायरेक्ट करना सफल हो जाएगा, एक्टर का एक्टिंग करना सफल हो जाएगा। मेन चीज हमारी फिल्म। और जब भी कोई व्यक्ति अपनी फिल्म को बयान करने लगता है, एक्सप्लेन करने लगता है, उसकी व्याख्या करने लगता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि बात उचित नहीं है। इसलिए कि रियलिटी के सबसे पास, सबसे क्लोजेस्ट मीडियम अगर कोई है तो वो है सिनेमा। थिएटर में दो एक्टर खड़े हो जाएं, उन्होंने कहा हम पेड़ हैं, जनता मान लेती। थिएटर मेक बिलीव का वर्ल्ड है, लेकिन सिनेमा उससे 10 कदम आगे बढ़ गया है। सिनेमा में आप नीम का पेड़ दिखाकर किसी कैरेक्टर से ये नहीं कहलवा सकते कि पीपल के पेड़ के नीचे कन्हैया बैठ के बांसुरी बजा रहे थे और कन्हैया के हाथ में हो मृदंग। रियलिटी के सबसे ज्यादा नजदीक जो मीडियम है वो है सिनेमा। सिनेमा श्रवण काव्य है, दृश्य काव्य है, दृश्य और श्रवण दोनों है, ऑडियो और वीडियो दोनों है। बस इसमें खुशबू ही नहीं सुनाई महसूस होती है और हवा ही महसूस नहीं कर सकते हैं। वो भी आयोजकों ने आयोजन कर लिया है कि अगर फ्लैप्स खोल दिए जाएं एयर कंडीशन के तो वो हवा के खुशबूदार झोंके भी आप तक पहुंच पाएंगे, ऐसी बात नहीं है। तो इस मीडियम को एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है, सब लोगों का श्रम है। हमारे जो तो प्रोड्यूसर बैठे हुए हैं, श्री भुल्लर साहब जिन्होंने पैसा लगाया है, भुल्लर एंड भुल्लर ब्रदर्स, पैसा लगा है और ये सोच के लगाया है। ये पैसा तो आती का खंडाला वाले में भी लगा सकते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कभी कभी जब धनवान व्यक्ति होता है और उसके हृदय में समाज के प्रति मनोरंजन माध्यम को अपना कर कुछ बड़ा काम, कुछ रेलेवेंट काम, ऐसा काम जो समाज को लाभान्वित कर सके, अगर इच्छा जाग जाती है तो वो बहुत अच्छी बात होती है। और हमको प्रार्थना करना चाहिए कि समाज के जो वर्ग के धनी लोग हैं, जो पैसे वाले हैं, उनके मन में समाज के प्रति किसी भी माध्यम को पकड़ के सेवा भाव जब आएगा तभी हम कह सकते हैं। अभी तो हम एक सटायर, एक व्यंग बना रहे हैं, हमने विनोद प्रियता का हास्य रस का सहारा लिया है जय हो डेमोक्रेसी बनाने में, लेकिन जब वो जो एक कविता है ना निदा फाजली की, गरज बरस प्यासी धरती को फिर पानी दे मौला, चिड़ियों को दाने बच्चों को गोधानी दे मौला, 2 और 2 का जोड़ हमेशा 4 कहाँ होता है, सोच समझ वालों को थोड़ी नादानी दे मौला, और फिर रोशन कर जहर का, फिर रोशन कर का प्याला चमका नई सलीबें, या एक शेर है उसमें के तेरे होते कोई किसी की जान का दुश्मन क्यों हो, जीने वालों को मरने की आसानी दे मौला। ये समाज, ये डेमोक्रेसी, ये प्रजातंत्र का स्वरूप तभी अपनी समग्रता को प्राप्त करेगा जब धनवानों के मन में समाज के प्रति भाव जागेगा, सेवा का। और ये देश तब अपनी ऊंचाइयों को छुएगा, ये देश अपनी खोई हुई गरिमा को तभी प्राप्त कर सकता है जब इस देश के लोगों के हृदय में अपने अधिकारों से ज्यादा अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूकता आएगी।
और तब ये देश ऊंचाइयों को छुएगा जब इस देश में अनुशासन और ईमानदार जो आदमी है उसका सम्मान होगा। कबीर ने 600 साल पहले लिखा था कि कबीरा कलयुग कठिन है, साधु न मिलिया कोय, चोर उचक्के मस्खरे तिनको आदर होए। आज जितना बड़ा गुंडा है, जितना बड़ा मस्खरा है, जितना बड़ा चोर है, वो उतना ही ज्यादा सम्मानित है। इस भारतवर्ष की भूमि पे जो अच्छे हैं, जो नेक हैं, जिनके हृदय में अपने समाज और मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना है, उनको सम्मान मिले, उनके हाथ में सत्ता है, वो लीड करें इस देश के लोगों को, तब भारत अपनी खोई हुई गरिमा को प्राप्त कर सकता है। लेकिन फिलहाल हम जब जय हो डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो हम डेमोक्रेसी के उस रूप को सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं जिस रूप से आप सब वाकिफ हैं बहुत अच्छी तरह से। ऐसी बात नहीं है कि आप वाकिफ नहीं हैं। बड़ी विडंबना है इस कंट्री की कि इस कंट्री के पॉलिटिशियन आपको डिवाइड करते हैं। बड़ी विडंबना है इस कंट्री की कि इस कंट्री के पॉलिटिशियन आपको डिवाइड करते हैं और टेररिस्ट आपको यूनाइट करते हैं। ये बड़ी विडंबना है इस कंट्री की। ये बड़ी विडंबना है इस कंट्री की कि यहां स्कूल में पढ़ने वाली हमारी बहन बेटियों को सिखाया जाता है कि डोंट गेट रेप्ड, लेकिन यहां पढ़ने वाले बालकों को यह नहीं सिखाया जाता है कि डोंट रेप। बड़ी विडंबना है इस कंट्री की। ये कंट्री कमाल की है। ये कंट्री इतनी कमाल की है कि यहां कहा जाता है कि अनजान आदमी से कभी मत मिलना, लेकिन अनजान आदमी से शादी करने को मान्यता प्राप्त कर देती है कंट्री। ये बड़ी कमाल की कंट्री है दोस्तों, ये बड़ी कमाल की कंट्री है जहां पर जूते एयर कंडीशन दुकान में मिलते हैं परंतु साग सब्जियां फुटपाथों पर पाई जाती है। मेरी कंट्री महान कमाल की कंट्री है। मेरी कंट्री वो कंट्री है जहां 10 में से 9 बेईमान फिर भी मेरा भारत महान। तो इस तरह की फिल्मों को आगे लाना, बढ़ावा देना, प्रोत्साहित करना, ऐसे प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स को, ऐसे कलाकारों को बढ़ावा देना हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। प्रत्येक भारतीय का यह कर्तव्य है कि इस तरह की फिल्मों को वो उतना ही मान दे, उतना ही सम्मान दे। और पास मत मांगिएगा, बोलिएगा पैसा खर्च कर। वहां मल्लिका शेरावत की कमर के ऊपर 100 रुपए पैसा खर्च कर देते हो, और अगर कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर को अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश करता है तो उससे कहते हैं पास दे दो। नहीं नहीं, इस सोच और इस मनस के साथ ये समाज कभी आगे नहीं बढ़ता है। इन 67 सालों के इतिहास में तुमने एक ऐसा समाज पैदा किया है जहां C3 इंपॉर्टेंट हो गया है। ABCD वाला C3 होता है। C फॉर सिनेमा, C फॉर क्रिकेट और C फॉर करप्शन। बस यही है। सिनेमा वालों को आप लोगों ने बहुत मान दिया, बहुत सम्मान दिया, जो शायद वो डिजर्व भी नहीं करते हैं। इतना पूजा उसके मंदिर बना दिए। अब तो सिनेमा वालों से पूछना चाहिए तुमने पलट के भारत माता के लिए क्या किया है? आपने क्या किया है इस देश के लिए? हाथ झाड़ के खड़े हो गए जिस तरह आप कलाकार हैं। नहीं तो जी मैं तो कलाकार हूं। अरे तुम कलाकार बाद में हो गए, पहले भारत माता के बेटे हो। और मैं तुम्हें इतना कहना चाहता हूं कि इन 67 सालों में चंद भारत माता के पुत्र और पुत्रियों को अगर छोड़ दिया जाए, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, तो ज्यादातर मेजॉरिटी डॉटर्स एंड सन्स ऑफ मदर इंडिया हैव ब्रॉट शेम ऑन दिस कंट्री। ये वो देश यहां अच्छी चीज को अगर कोई करने जाएगा तो आपको सराहा नहीं जाएगा। तालियां मिले आपके फिल्म सितारों को मिले, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। माइकल जैक्सन बहुत बड़ा कलाकार था, लेकिन भीमसेन जोशी को कुर्बान नहीं किया जा सकता माइकल जैक्सन की परिवेदी पर। ध्यान रखना, सिनेमा या कोई भी ललित कला समाज का एक दर्पण है। जो समाज में घटित होता है वही आता है। अच्छे रूप में आए तो गुरुदत्त हो जाता है, वरना डेविड धवन तो है ही। हाँ, घटित वही होता है और उसके सापेक्ष में ही परिकल्पनाएं की जाती हैं। 20 जुलाई 1969 से पहले चांद पे बुढ़िया चरखा काट रही है खरगोश, ये परिकल्पना थी। लेकिन नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने उस परिकल्पना को एक यथार्थ में बदल दिया और आपको मालूम है कि अब चांद के ऊपर क्या है। सो मेरे मेहरबान दोस्तों, प्रिय मित्रों, ध्यान रहे हम सबके हृदयों में जिस दिन अपने अधिकारों से ज्यादा अपने
अपने कर्तव्यों के प्रति बोध होगा, देश में ईमानदारी होगी, देश में एक अनुशासन होगा जो इंडियंस लैक करते हैं, तब शायद कुछ बात हो। अभी तो देश की डेमोक्रेसी शैशव अवस्था में है, इन्फेंसी में है। उसी इन्फेंसी की वजह से जय हो डेमोक्रेसी के अंदर जो भी कमेंट्स दिए जाते हैं उसको थोड़ा सा विनोद और हास्य का रूप दे देते हैं। हमारी फिल्म सटायर के रूप में एक कॉमेडी है, लेकिन ये वो कॉमेडी मत समझिएगा। कॉमेडी के माध्यम से बहुत बड़ी बात कहने की कोशिश की। इस कोशिश में, इस प्रयास में हम तभी सफल हो सकते हैं जब जनता हमारा साथ दे। हम प्रार्थना कर सकते हैं, हमारे पास बड़े बड़े दावे नहीं है, हमारे पास कोई शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और आमिर खान नहीं है, हमारे पास तो कुछ कलाकार हैं जो सृजन करते हैं, कला और कुछ नहीं। हमारे पास कोई नाम नहीं है, हमारे पास तो 50 करोड़ की पब्लिसिटी का भी नहीं है, हमारे पास तो हमारी कला है। हमें ऐसा मौका मिलना चाहिए। आपने बड़े बड़े गधों को मौका दिया है, अभी दे दीजिए। हम सब तरस रहे हैं, हम सब तरस रहे हैं मेरे भाई, डिजर्व करते हैं, हम भी डिजर्व करते हैं, ऐसी क्या बात है। बेचना तो हमें भी आता है, लेकिन कोई है, एक बोध है यार, कुछ अच्छा करना है यार, अच्छा करना है यार, ऐसा गंदा काम नहीं करेंगे यार, पैसे के लिए बिकेंगे नहीं। यहां बैठा हुआ हर आदमी ये कह सकता है हमें मिले ऐसे अवसर, लेकिन हम बिकेंगे। हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए, हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। हर घड़ी चश्मे खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए बाजार में रहने के लिए। अब तो बदनामी का शोहरत से वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। लेकिन इस देश में अभी भी कुछ लोग हैं। हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री ने एक बयान दिया था संसद में कि इस देश में केवल 5% लोग ही भ्रष्ट हैं, बाकी सब ठीक है। तो बरसों पहले की बात है, अर्ली 90s की बात है, उन्होंने पार्लियामेंट में कहा था, स्वर्गीय चंद्रशेखर ने, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उन्होंने कहा कि इस देश में केवल 5% लोग ही भ्रष्ट हैं। तो मैंने एक सभा में बोला, गणित का विद्यार्थी रहा हूं, समीकरण ठीक कर देता हूं। कुछ आपको हिंदी समझ में आती है? बड़ा एहसान करते हैं आप इस देश के, तो अंग्रेजी में बोलना पड़ता है। समीकरण, इक्वेशन ठीक कर देता हूं। मैंने कहा समझ लीजिए कि भारत का समाज एक ट्राइंगल है, ये एंगल, ये कोण और ये कोण। ये इस कोण पर 5% डिक्लेयर्ड ऑनेस्ट लोग हैं, जिसके बारे में आपने कहा। यहां पे 5% डिक्लेयर्ड ऑनेस्ट है, या यूं कह दो यहां पे 5% डिक्लेयर्ड करप्ट लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था ना 5% लोग ही करप्ट है, तो मैं कह रहा हूं इस कोण के ऊपर 5% डिक्लेयर्ड करप्ट है, उसके बिल्कुल सामने वाले इस कोण के ऊपर 5% डिक्लेयर्ड ऑनेस्ट लोग हैं। डिक्लेयर्ड ऑनेस्ट का मतलब कि जिसको अवसर मिले हो बेईमान होने के, फिर भी बेईमान नहीं, उसको मैं डिक्लेयर्ड ऑनेस्ट मानता हूं। और इस कोण के, इस ट्रायंगल के इस कोण पे 90% लोग वेटिंग लिस्ट में। एक अवसर तो मिले भैया, एक मौका मिले बेईमान होने का। तो ध्यान रखना, हर आदमी के अंदर बेईमान होने के गट्स नहीं है। आप अगर सोचो आप में से बैठा हुआ एक आदमी के अंदर वो टैलेंट नहीं है कि तुम दाऊद इब्राहिम बन जाओ। दाऊद इब्राहिम बनने के लिए गट्स चाहिए, मात्रा चाहिए। सो अवसर की कमी का ना होना आपको ईमानदार नहीं बनाता है। सो ये कलाकारों की जमात है, कलाकारों की बिरादरी है। और भी कुछ काम कर सकते थे सब। आपसे प्रार्थना है, विनती है कि आपका जो भी माध्यम है, जिस भी माध्यम को आप चाहते हैं, जानते हैं, जिस माध्यम में काम कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, राइटिंग मीडिया हो, उसके माध्यम से विनती कर सकते हैं। कोई क्लेम नहीं है कि हमारी इस प्रयास को एंटरटेनमेंट की गोटी में लपेट के हमने कुछ कहने की कोशिश की है। और जो कहने की कोशिश की है
वो ज्वलंत मुद्दे हैं, वो मुद्दे जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है। जनता का, दर्शकों का साथ मिल जाएगा तो शायद आगे आने वाली नस्ल में ऐसे कुछ प्रोड्यूसर खड़े हो जाएंगे, ऐसे कुछ डायरेक्टर आएंगे कि अच्छा काम करो यार, हिंदुस्तान की जनता अच्छे काम को स्वीकार करती है, आओ बनाओ अच्छे फिल्म, तो इस देश के अंदर एक नहीं 10 गुरुदत्त बन जाएंगे। आपसे यही विनती है, बड़े प्रेम और शांति के साथ सुना। जय हिंद।